मेरा नाम विक्रांत है। विक्रांत ठाकुर। दरअसल मेरे साथ हुआ यह हादसा आज से काफी साल पुराना है। मैं और मेरी पत्नी शिखा एक रोज एक गांव की टेकरी पर एक मंदिर में गए थे। कहते हैं कि वहां मन्नत पूरी होती है। दरअसल हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं और अब तक हमें कोई संतान नहीं थी। उस वजह से हम दोनों थोड़े परेशान थे। रात का सफर तय कर हम सुबह सुबह उस मंदिर पहुंच गए। पुजारी जी से बात कर मन्नत की रस्म पूरी की और हम वहीं आसपास यहां वहां टहलने लगे। जब हम वहां आसपास घूम रहे थे तो हमने देखा कि वहीं थोड़ी दूर थोड़ी ऊंचाई पर एक और मंदिर था। हमने सोचा कि यहां आ ही गए हैं तो क्यों न उस मंदिर में जाकर भगवान के भी दर्शन कर ले। वो मंदिर ज्यादा दूर नहीं था, बस कुछ 10 से 15 मिनट में हम दोनों वहां पहुंच गए। पर जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि वो जगह एकदम सुनसान थी। वहां से सड़े मांस की बदबू भी आ रही थी। काले पत्थरों से वहां कुछ मंदिर जैसा बना हुआ तो था, पर उसे देख ऐसा लग रहा था मानो यहां कभी कोई आता जाता ही ना हो। फिर भी मन में कुतूहल तो था, आखिर ये जगह है क्या। इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ा और उन बड़े काले पत्थरों को पार कर अंदर चला गया। अंदर कोई भगवान की मूर्ति नहीं थी, बस बीचों बीच एक हवन जैसा बना हुआ था। जगह जगह कौवों के पंख पड़े हुए थे और एक अजीब सी सड़न की बदबू पहले से ज्यादा आ रही थी। शिखा तो बाहर ही खड़ी थी। तभी किसी ने मुझे पीछे जोर से खींचा और वहां से धक्का देते हुए कहा, मूर्ख इंसान, किसकी इजाजत से तुम यहां आए हो? अभी इसी वक्त यहां से निकल जाओ। उसकी उस हरकत से मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ गया, लेकिन वो दिखने में किसी पुजारी की तरह लग रहा था, तो मैंने अपने आप को थोड़ा शांत करते हुए कहा, जी मुझे लगा कि ये मंदिर है। तो वो इंसान अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उसी गुस्से के साथ मेरी तरफ आया और फिर एक बार मुझे धक्का देते हुए कहा, ये कोई मंदिर नहीं है, यहां कोई भगवान नहीं है। यहां तंत्र मंत्र काला जादू किया जाता है। यहां जो भगवान थे वो भी इस जगह को छोड़कर चले गए हैं। तुम भी चले जाओ यहां से, जाओ, निकल जाओ यहां से। उसकी वो बात सुनकर मेरा दिल थम सा गया और मैं जल्दी से वहां से बाहर निकल गया। बाहर आकर देखा तो शिखा आसपास कहीं नजर नहीं आ रही थी, तो मैं उसे आवाज देने लगा। वो आदमी अब भी वहीं खड़ा होकर मुझे घूर रहा था। मैं शिखा को ढूंढते हुए उसी रास्ते से थोड़ा आगे चला गया। तभी मुझे किसी बच्चे की हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। सोचा कि ऐसी सुनसान भयानक जगह पर कौन बच्चा आ सकता है। मैंने थोड़ा यहां वहां देखा तो एक पेड़ के पीछे मुझे शिखा बैठी हुई दिखाई दी। मैं उसके पास चला गया और उसे आवाज दी, शिखा, यहां क्या कर रही हो? मेरे आवाज देते ही पीछे घूमते हुए उसने झट से किसी चीज को अपने पीछे छिपा लिया और थोड़ा हड़बड़ाते हुए उसने जवाब दिया, नहीं तो बस ऐसे ही बैठी हुई थी।" मैंने साफ साफ देखा था कि वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने एक दो बार थोड़ा झुकते हुए उसके पीछे देखने की कोशिश की तो वो और पीछे हट गई। तो मैंने पूछा, मुझे अभी यहां से किसी बच्चे की हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने फिर उसी तरह मेरी बात का जवाब दिया, कौन बच्ची? यहां तो सिर्फ मैं हूं।" शायद वहां कुछ तो था जो वो मुझे बताना नहीं चाहती थी। बच्ची की बात को लेकर वो पहले से ही परेशान थी, तो मैं उसे और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। और ऊपर से वो अजीब इंसान अब भी हमें घूर रहा था, तो इसलिए मैंने उस बात को जाने दिया और शिखा से कहा, अच्छा चलो, हमें अब घर जाना चाहिए, धूप भी ज्यादा हो रही है। शिखा अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए तेजी से उस पहाड़ को उतरने लगी। मैं भी जल्दी जल्दी से नीचे उतर गया। मेरे नीचे पहुंचने से पहले ही शिखा गाड़ी के पास जाकर खड़ी हो गई थी।
गाड़ी अनलॉक करते ही वो जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ गई। शाम के 6 बजे तक हम वापस घर पहुंच गए। शिखा ने रास्ते भर मुझसे कोई बात नहीं की। हैरानी की बात तो ये थी कि वो मेरे बगल में बैठने के बजाय पिछली सीट पर बैठी थी। मैंने उसे कई बार पास आकर बैठने को कहा, पर उसने कहा कि उसे पीछे ही बैठना है। जब हम घर पहुंचे तो वो दौड़कर घर के अंदर चली गई। मैं जब अंदर गया तो वो हमारे बेडरूम के अंदर अलमारी में किसी चीज को छुपा रही थी। मैं शिखा के पास चला गया और उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे बिस्तर पर बिठाया। उसकी सांसें तब तेज चल रही थी, जैसे उसने कोई चोरी की हो या फिर वो मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैंने उससे कहा, शिखा बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। शिखा ने अपने चेहरे का पसीना पोंछते हुए और बालों को ठीक करते हुए सिर्फ हाँ कहकर जवाब दिया। देखो, मैं जानता हूं कि तुम बच्चे को लेकर चिंतित हो, पर मन्नत मांगने के बाद से तुम्हारा बर्ताव अचानक से बदल गया है। मेरे इतना कहते ही अचानक से उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो एकदम से नॉर्मल हो गई, जैसे अब तक कुछ हुआ ही ना हो। और फिर उतनी ही आराम से उसने जवाब भी दिया, कुछ भी तो नहीं, सब कुछ ठीक है। हाँ, थोड़ा थक गई हूं, पर आज के बाद मैं तुम्हें बच्चे को लेकर कभी परेशान नहीं करूंगी। अब मुझे बच्चा नहीं चाहिए। उसकी वो बात मुझे काफी अजीब लगी। मैं उससे आगे कुछ पूछता उससे पहले वो वहां से उठकर बाथरूम की ओर चली गई। मैं बस हैरान भरी नजरों से उसे देख रहा था। उसका बर्ताव बार बार बदल रहा था। उस रात वो फ्रेश होकर जाकर सीधे सो गई। दूसरे दिन सुबह जब मैंने उठकर देखा तो शिखा कमरे में नहीं थी। हालांकि वो हमेशा मुझे अपने साथ ही जगाती थी। मैं उठकर बाहर चला गया तो वो हॉल में अकेले ही सोफे पर सो रही थी। मैंने उसे जगाने के लिए उसके ऊपर की चद्दर को उठाने की कोशिश की तो शिखा झट से उठकर बैठ गई और मुझ पर जोर से चीख पड़ी, क्या कर रहे हो तुम? मुझे तो बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि शिखा आज तक कभी भी मुझ पर इस तरह से चिल्लाई नहीं थी। कुछ नहीं, बस तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा था। पर तब एक चीज को मैंने नोटिस किया कि जैसे ही मैंने चादर को हाथ लगाया था, कोई चीज अंदर ही अंदर खिसक कर शिखा के पीछे जाकर छिप गई थी। उसका गुस्सा देख मुझे भी उस पर थोड़ा गुस्सा आ गया, तो मैं अपनी तैयारी कर बिना नाश्ता किए ही ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को जब मैं वापस आया तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। बेल भी काम नहीं कर रही थी। मैंने कई बार शिखा को आवाज दी, पर उसका भी कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार मैंने अपने बैग से चाबी निकाली और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। देखा तो शिखा कमरे में नहीं थी, किचन में नहीं थी, तो मैं ऊपर वाले कमरे में चला गया। शिखा वहां पर भी नहीं थी। लेकिन तब मुझे उसकी हंसने की और बातें करने की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने उस आवाज को गौर से सुनने की कोशिश की। वो आवाज मेरे घर के पीछे के आंगन से आ रही थी। मैंने ऊपर की खिड़की से नीचे झांक कर देखा। शिखा एक झूले में बैठकर झूला झूल रही थी और उसके बगल वाले झूले पर एक गुड़िया जैसी कोई चीज रखी हुई थी। हैरानी की बात तो ये थी कि बिना किसी के सपोर्ट के, बिना किसी के झुलाए वो झूला अपने आप ही झूल रहा था। मैंने सोचा हो सकता है शायद शिखा उस झूले को झुला देकर फिर अपने झूले पर बैठ गई हो। मैं ये सोच ही रहा था कि शिखा ने मुझे देख लिया और बात करते करते वो अचानक से रुक गई। गुस्से में उसने गुड़िया को झट से उठाया और सीधे हमारे कमरे में चली गई। जब मैं कमरे में गया तो फिर से वो उसे उसी अलमारी में छुपा रही थी।
मैंने शिखा को उस गुड़िया को छुपाते हुए देख लिया था, पर मुझे बुरा लगा कि वो उस गुड़िया से बात कर रही थी। मतलब साफ था कि शायद उसकी दिमागी हालत पहले से ज्यादा खराब है। इसलिए मैंने शिखा से थोड़ा शांति से बात करने का फैसला किया और शिखा को आवाज दी, अच्छा, तो तुम कल मुझसे इसे छुपा रही थी, और इसमें छुपाने वाली क्या बात है? एक गुड़िया ही तो है। शिखा ने मेरी तरफ बिना देखे ही जवाब दिया, गुड़िया नहीं, बच्ची है मेरी। मैंने फिर भी उसका मन रखने के लिए कहा, अरे हाँ हाँ, हमारी बच्ची, पर दिखाओ तो सही, देखो तो कैसी दिखती है हमारी बच्ची। और मेरी उस बात को सुनकर शिखा भी खुश हो गई। उसने उस गुड़िया को अलमारी से बाहर निकालकर अपनी गोद में ले लिया और फिर मुझे दिखाने लगी, देखो ना, देखो कितनी प्यारी बच्ची है ना। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बहुत नटखट है। मुझे अब कोई बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बस यही चाहिए। मैं इतना तो समझ रहा था कि किसी बात ने उस पर बहुत गहरा असर किया था, पर आज तक उसने इतना अजीब बर्ताव कभी भी नहीं किया था। पर जब मैंने उस गुड़िया को हाथ में लेकर देखा तो उसके सर पर बस कुछ ही सुनहरे बाल थे। एक आंख की गोटी थी तो दूसरी आंख गायब थी। उसके ऊपर लाल रंग की फटी ड्रेस थी और वो गुड़िया जगह जगह मिट्टी से भरी हुई थी। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि शिखा को उसमें क्या अच्छा लग रहा था, लेकिन शिखा की खुशी के लिए मैंने उस बात पर रिएक्ट नहीं किया। मेरे लिए वो सब कुछ मेरी समझ से बाहर था। उस रात खाना खाकर मैं हॉल में ही अपना काम करते हुए बैठा हुआ था। रात के कुछ 11 या 11:30 बज रहे थे और मुझे नींद आने लगी थी। काम करते करते मेरी आंखें झपकने लगी थी कि तभी किसी की हंसने की आवाज से मेरी नींद उड़ गई। वो शिखा की आवाज नहीं थी, वो किसी बच्चे के हंसने की आवाज थी। और फिर उसके बाद शिखा के हंसने की आवाज आने लगी। मैं उठकर बेडरूम की तरफ चला गया और छुपकर यह अंदर देखने लगा। देखना चाहता था कि शिखा आखिर क्या कर रही है। शिखा उस गुड़िया को अपने हाथों में पकड़कर उससे बात कर रही थी। तब शिखा ने उस गुड़िया से पूछा, तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी ना? और सामने का नजारा देख मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। शिखा की उस बात का गुड़िया ने अपनी गर्दन ना में हिलाकर जवाब दिया। वो देख कुछ देर के लिए मेरा दिमाग सुन्न सा हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। 2 दिन से मेरे साथ सब कुछ अजीब सा हो रहा था, लेकिन मैंने शिखा को ऐसा कुछ भी नहीं जताया कि मुझे पता है कि वो क्या कर रही थी। मैं चुपचाप जाकर अपनी जगह पर सो गया। गुड़िया अब भी उसके बगल में थी। कुछ देर बाद शिखा भी लोरी गाते गाते अपने आप ही सो गई। तो मैंने धीरे से शिखा के बगल से उस गुड़िया को उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर धीरे से जाकर अपनी जगह पर सो गया। बीच रात जब मेरी आंख खुली तो महसूस हुआ कि शिखा अपनी जगह पर नहीं है। मैंने हाथ से टटोल कर देखा, पर वो वहां बिस्तर में नहीं थी। मैंने उठकर देखा तो कमरे का दरवाजा खुला था। तो मैं बाहर चला गया, लगा कि शायद सोफे पर सो रही होगी। पर बाहर गया तो देखा कि घर का दरवाजा भी खुला था और शिखा कहीं नहीं थी। मैंने वहीं पड़ा हुआ एक डंडा उठाया और बाहर झांक कर देखा तो शिखा एक पेड़ के पास मेरी तरफ पीठ करके खड़ी थी। मैं दौड़कर ही उसके पास चला गया। देखा तो उसके हाथों में वही गुड़िया थी जिसे मैंने घर के बाहर फेंक दिया था। इस बार मुझे बहुत गुस्सा आ गया। ये शिखा सुनती क्यों नहीं? जरूर उस गुड़िया ने ही उस पर कोई काला जादू किया होगा। तो मैंने गुस्से में ही उसके हाथों से उस गुड़िया को छीन लिया और दूर फेंक दिया और फिर शिखा को खींचते हुए वापस घर ले जाने लगा। शिखा किसी जिंदा लाश की तरह भारी कदमों के साथ चल रही थी। उसका सारा ध्यान बस उस फेंकी हुई गुड़िया की ओर था। मैं किसी तरह खींचते हुए शिखा को घर के अंदर ले गया और अंदर जाते ही
मैंने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। शिखा अब भी दरवाजे के पास ही किसी पुतले की तरह खड़ी थी। उसकी बस आंखें खुली थी, पर न वो अपनी पलकें झपका रही थी और न ही मेरी किसी बात का जवाब दे रही थी। तब गुस्से में मैंने उसे डांटते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या तुम? किसी भी गंदी चीज को उठाकर घर के अंदर लेकर आती हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? शिखा ने धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद की, तो मैंने उसे डांटना बंद कर दिया और फिर मैंने उसके पास जाते हुए उसे हिलाते हुए कहा, शिखा होश में आ जाओ, क्या हो गया है तुम्हें? और तब उसने अचानक अपनी दोनों आंखें खोली। उसकी आंखें पहले जैसे नहीं थी। उसकी आंखों की पुतलियां हल्की सफेद रंग में बदल चुकी थी और तब उसने बड़ी शांत आवाज में कहा, वो आ गई है। अचानक से आई उस आवाज से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डरते हुए उससे पूछा, कौन आ गई है? तो मुझे देख वो हल्की हल्की मुस्कुराने लगी। मैंने घबराते हुए दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो वो काली गुड़िया दरवाजे के बाहर पड़ी हुई थी और उस वक्त शिखा ने मुझे एक हाथ से बाहर जोर का धक्का दे दिया और फिर उस गुड़िया को उठाकर घर के अंदर चली गई। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उस वक्त मैंने देखा कि शिखा जब बाहर गैलरी में आकर खड़ी थी तब उसके पीछे कोई काली परछाई लहरा रही थी। मैं इन सब बातों का कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करने लगा। एक बात तो साफ थी कि इस सब की शुरुआत उस मंदिर की जगह से हुई थी। मैं वहीं से मेरे पड़ोस वाले एक दोस्त के घर चला गया और शुरू से आखिर तक उसे पूरा किस्सा सुनाया। उसे बताया कि कैसे शिखा अजीब बर्ताव कर रही है। उसने कहा कि अच्छा होगा कि हम सुबह होने का इंतजार करें और फिर उस मंदिर जाकर इस बारे में पुजारी जी से बात करें। लेकिन कुछ बुरा होने से पहले मैं उस परछाई को रोकना चाहता था, तो हम उसी वक्त गाड़ी लेकर मंदिर के लिए निकल गए। जब हम वहां पहुंचे तो सवेरा हो चुका था। पुजारी जी सुबह की पूजा कर वहां से जाने की तैयारी कर रहे थे। मेरी हालत देख बाबा भी थोड़े चौंक गए। तब मैंने बाबा को बताया कि जब से हम यहां से मन्नत की रस्म पूरी करके गए हैं तब से शिखा के बर्ताव में एक अजीब तरह से बदलाव आया है। वो हर वक्त एक गुड़िया से बात करती रहती है। खाने पीने तक का उसे ध्यान नहीं रहता। जिस दिन हम यहाँ मन्नत के लिए आए थे ना, उसी दिन शिखा ने यहाँ से किसी चीज को उठा लिया था, लेकिन वो उस चीज को मुझसे छुपा रही थी। मुझे शक है कि वो गुड़िया उसने यहीं से उठाई थी। तब बाबा ने मंदिर से बाहर उस पहाड़ी की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम लोग पीछे उस पहाड़ी पर गए थे? मैंने कहा, हाँ, मतलब गए तो थे, लेकिन मैं ऊपर तक गया था, शिखा वहां नहीं थी। और फिर ऊपर एक आदमी ने मुझे टोका भी था। कहा था कि ऊपर आम इंसानों के लिए जगह नहीं है, वहां काला जादू तंत्र मंत्र किया जाता है। तो मैं उसी वक्त नीचे आ गया था, पर शायद नीचे आते वक्त शिखा ने उस गुड़िया को उठा लिया था। बाबा पूरी बात समझ गए और उन्होंने मुझे उस जगह के बारे में पूछा जहां पर वो गुड़िया मिली थी। मुझे अब वो पेड़ ठीक से याद तो नहीं था, लेकिन मैंने अंदाजन उन्हें 3-4 पेड़ बताए जहां पास ही शिखा बैठी हुई थी। तब बाबा ने हमारी रक्षा के लिए हाथ पर बांधने के लिए कुछ मंत्र से भरे हुए धागे दिए और भभूत की पुड़िया हाथों में थमाते हुए कहा, इनमें से एक धागा अपनी पत्नी के हाथ पर बांध देना और इस पुड़िया में जो भभूत है उसे उसके माथे पर लगा देना। लेकिन ध्यान रहे कि ये दोनों चीजें करने से पहले उसके हाथ पैर किसी मजबूत चीज से बंधे होने चाहिए और फिर किसी भी तरह उस गुड़िया को ढूंढ कर अपने पास रख लेना। और जब तुम्हें लगे कि उस आत्मा ने उस गुड़िया में प्रवेश किया है, उसी वक्त उसे जला देना। उसके बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा और तब तुम अपनी पत्नी के हाथ पैर खोल देना। तो मैंने बाबा से पूछा, ऐसा क्यों बाबा? तो बाबा ने बताया कि वो गुड़िया एक जरिया है, एक रास्ता है आने जाने का। जब वो आत्मा शिखा के शरीर से बाहर चली जाएगी
तो वो वापस उसी गुड़िया को अपना लेगी और उसी पल तुम्हें उसे जलाना है, ताकि वो रास्ता, वो जरिया खत्म हो जाए। इसके बाद हम दोनों को उन्होंने वहां से जाने को कहा। हम दोनों वापस घर आ गए। शाम हो गई थी। मैंने देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला ही था। मैंने अंदर झांक कर देखा तो मेरी पत्नी अंदर हॉल में नहीं थी। तो मैंने बेडरूम में जाकर देखा तो वो बेड पर आराम से सो रही थी। मैंने इशारे से मेरे दोस्त को अंदर बुलाया और स्टोर रूम से कुछ रस्सियां लेकर आने को कहा। मैं अड़ोस पड़ोस में कोई तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए मैंने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और उनको चद्दर और कपड़ों से ढक दिया और फिर ऊंची आवाज में टीवी चालू कर दिया। उसके बाद हम दोनों ने पहले उसके हाथ बांधने का फैसला किया, ताकि अगर वो नींद से जाग गई तो वो हमें कोई भी नुकसान न पहुंचा सके। हमने जैसा तय किया था वैसे ही उसके हाथ पैर बेड के चारों कोनों से बांध दिए और फिर उसके हाथ में बाबा ने दिया हुआ धागा बांध दिया। तब जाकर उसमें जरा सी हलचल हुई और उसके बाद जैसे ही हमने उसके माथे पर भभूत लगाई, झट से शिखा ने अपनी आंखें खोली। उसका भयानक रूप देखकर हम दोनों भी पीछे हट गए। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी सफेद थी। वो आत्मा शिखा पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। हम दोनों भी उसे देखकर डर गए थे और हमें देख वो जोर जोर से हंसने लगी। पर मैंने उसकी हंसी पर ध्यान नहीं दिया। मैंने पूरे घर में हर एक कोने में जाकर छान मारा, पर वो गुड़िया घर में कहीं नहीं थी। शिखा के अंदर जो भी शैतानी ताकत थी वो मुझ पर हंसे जा रही थी और फिर वो अचानक से शांत हो गई। मुझे ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी। तुम्हारी पत्नी ने खुद मुझे चुना है। अब ये शरीर मेरा है। मैं चुपचाप वहां शांत होकर बैठ गया और उस आत्मा से कहा, मुझे एक बार शिखा से बात करनी है। और वो फिर से मुझ पर हंसने लगी। हंसते हंसते वो अचानक से फिर से शांत हो गई। उसकी आंखें, उसका चेहरा धीरे धीरे नॉर्मल हो गया और मुझे देखते ही शिखा मुस्मुसाकर रोने लगी। रोते हुए वो अपने आप को छुड़ाने के लिए कहने लगी। मैं उसके पास चला गया और उसके कान के पास जाकर इतना ही कहा, शिखा, तुम्हारे अंदर जो भी आत्मा है वो तुम पर हावी हो चुकी है। तुम्हें बस आखिरी वक्त तक उस आत्मा को नकारना है। कहो, कहो उससे कि मैं तुम्हारी आत्मा को नकारती हूं। शिखा ने रोते घबराते हुए कहा, हाँ, मैं, तुम जो भी हो, मैं तुम्हारी आत्मा को स्वीकारती हूँ। और ऐसा कहते हुए उसने मुझे जोर का धक्का दिया और मैं नीचे गिर पड़ा। मतलब वो शिखा नहीं थी। उसकी आंखें फिर से बदल गई, चेहरे की नसें फूल गई। तब मेरी नजर छत पर पड़ी। मैंने देखा कि जिस गुड़िया को हम ढूंढ रहे थे वो छत से उल्टी चिपकी हुई थी। उसी वक्त शिखा का शरीर अचानक से जोर जोर से कांपने लगा। उसकी सांसें तेज चलने लगी। उसकी आंखों की पुतलियां बार बार बदल रही थी। मैं फिर से उसके करीब जाने ही वाला था कि मेरे दोस्त ने इशारे से ही मुझे रुकने को कहा। मतलब साफ था कि बाबा ने उस आत्मा को निकालने के लिए वहां पूजा शुरू कर दी थी और उसका असर हमें यहां दिखाई दे रहा था। शिखा की हालत बहुत खराब थी। उसका चेहरा लाल सफेद पड़ रहा था और वो अपने सर को जोर जोर से पटक रही थी। कुछ 10 से 15 मिनट तक ये सब चलता रहा और एक वक्त ऐसा आया जब उसके शरीर से पूरी ताकत खत्म हो गई। वो तो बस किसी जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई थी। उसका चेहरा, बदन पसीने से सराबोर हो चुका था। उसने अपने शरीर को एक जोर का झटका दिया और वो एकदम से शांत हो गई। उसी पल वो गुड़िया छत से नीचे गिर पड़ी। मैंने उसे उठाकर गैस पर धर दिया, तब तक जब तक कि उसकी जलकर राख न हो जाए।
उसके कुछ 10-15 मिनट बाद बाबा का फोन आया। उन्होंने बस इतना ही कहा, अब सब ठीक है। अगर तुमने मेरे कहने के मुताबिक गुड़िया को जला दिया होगा तो अब अपनी पत्नी को खोल सकते हो। मेरा दोस्त, जो कि एक डॉक्टर था, उसी ने फिर शिखा का इलाज किया। अब सब ठीक है। उस गुड़िया के जो जले हुए अवशेष बचे थे उन्हें मैंने गटर के पानी में बहा दिया। जब शिखा होश में आई तो उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे बस इतना याद था कि जब हम मन्नत मांगने उस मंदिर में गए थे तो एक छोटी मासूम लड़की उसके आसपास भटक रही थी और वही लड़की उसे एक पेड़ के पास लेकर चली गई थी। उसके बाद अब तक उसे कुछ भी याद नहीं था।